तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स अपने प्रीवियस टॉपिक के आगे। तो आज अपन को पढ़ना है इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या, ये टर्म जो है वो कहाँ यूज़ की जाती है। तो बच्चों एक पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज ये कंटेनर है, इसमें मान लीजिए अपन ने इस तरीके से कोई ट्यूब जो है, होलो ट्यूब, इसको इंसर्ट किया है, तो प्रैक्टिकली देखने मिलेगा इसमें जो लिक्विड है कुछ हाइट तक ऐसा राइज कर जाता है ऐसा। तो ये जब लिक्विड इसमें राइज करता है तो ये लिक्विड जो है कंटेनर को, इस हॉलो ट्यूब को इस पॉइंट पर देखिए इस तरीके से कांटेक्ट कर रहा है। तो यदि हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है और ये जो कर्व्ड सरफेस है लिक्विड का, यहाँ पर यदि एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये जो टेंजेंट है वो सॉलिड सरफेस से देखिए एक एंगल ये बना रही है और एक एंगल ये बना रही है। एक एंगल बन रहा है टेंजेंट का सॉलिड सरफेस से इनसाइड द लिक्विड, और एक एंगल बन रहा है इस टेंजेंट का सॉलिड सरफेस से आउटसाइड द लिक्विड। तो ये आउटसाइड द लिक्विड वाला नहीं, इनसाइड द लिक्विड वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो आप सिंपल एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर ए लिक्विड इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस, the angle between the solid surface and the tangent to the free surface of liquid at the point of contact with the solid surface when measured from inside the liquid is called the angle of contact. It is denoted by theta. ये सिंपल मैंने जो बोला है बुक की लैंग्वेज में है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं when the free surface of a liquid is contact with solid surface of container, then if tangent is drawn at point of contact on the liquid surface, then the angle between the solid surface and tangent inside the liquid is called angle of contact. तो आप अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। अब बच्चों ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज यदि आप एग्जांपल्स ले लें तो बहुत इजीली याद रख सकते हैं। मैं दो कंटेनर यहां पर शो कर रहा हूं और दोनों में मैंने इस तरीके से दो हॉलो ट्यूब को इंसर्ट किया है। हालांकि इनको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। अब इसमें से इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया है और इसमें मर्क्यूरी लिया है। आप प्रैक्टिकली देखेंगे जब वाटर लेंगे तो वाटर कुछ हाइट तक राइज कर जाएगा, ऐसा इस तरीके से राइज करेगा। और यदि मर्क्यूरी लेंगे तो आपको कुछ ऐसा कर्व सरफेस दिखेगा। ये ऐसा डिप भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ डेप्थ भी आ सकता है। लेकिन यदि आप थर्मामीटर वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा रहेगा। थर्मामीटर में आपको ये मर्क्यूरी जो सा कर्व्ड सरफेस ऐसा कुछ दिखाई देगा, राइट। तो बच्चों ये वाटर में फ्री सरफेस जो होता है लिक्विड का, जो फ्री सरफेस, हालांकि इसको बच्चों मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस। चलिए फ्री सरफेस चलने दीजिए, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज है तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस वक्त आप देखिए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा और आपको क्लियर दिख रहा है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है। जबकि यहां पर यदि आप ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा,
ये टेंजेंट सॉलिड सरफेस से इनसाइड द लिक्विड ऐसा एंगल बना रहा है। तो आपको क्लियर दिख रहा है, यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ऑब्ट्यूज है। तो फर्स्ट कुछ लिक्विड्स में एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है और कुछ में एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है। जिन लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है उनका फ्री सरफेस कैसा होता है, कॉन्केव होता है। उनका फ्री सरफेस कैसा होता है, कॉन्केव। लेकिन जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है उनका फ्री सरफेस कैसा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स होता है। ऐसे लिक्विड जिनका फ्री सरफेस, जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, जिनका फ्री सरफेस कॉन्केव होता है, वो जनरली जो कंटेनर हैं, सॉलिड सरफेस है, उनको वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं। इट वेट सॉलिड सरफेस गीला कर देते हैं। मतलब कभी आप देखिए, यदि आप स्ट्रॉ, कैपिलरी ट्यूब, इसमें यदि वाटर लोगे और यदि नीचे गया, ऊपर गया, तो आपको नीचे जब जाएगा वो आप करोगे या बाहर निकालोगे तो कुछ पानी छपा हुआ मिलेगा आपको, मतलब गीला कर दिया उनने। लेकिन यदि मर्क्यूरी है तो आपने देखा होगा थर्मामीटर में टेम्परेचर जब डाउन होता है, मर्क्यूरी पूरा एक साथ नीचे आता है, ग्लास की वॉल से चिपका हुआ नहीं रहता है। तो ऐसे लिक्विड जिनके लिए फ्री सरफेस कॉन्वेक्स है, जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है, इट डज नॉट वेट सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करते। समझ गए? एक और बात, यदि ये सॉलिड सरफेस को गीला कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एडहेसिव फोर्स ये ग्रेटर होगा कोहेसिव फोर्स से। व्हाट इज एडहेसिव फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between dissimilar molecules. And what is cohesive force? Force of attraction between similar molecules. तो स्वाभाविक ग्लास के मॉलिक्यूल ने वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, तभी तो गीला किया ना। मतलब एडिसिव फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कोहेसिव। लेकिन इनमें ऐसे लिक्विड जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है, जिनका फ्री सरफेस कॉन्वेक्स होता है, इनमें जो कोहेसिव फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, किससे? एडहेसिव फोर्स से। इसलिए ये जो रहता है ना, सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करते, गीला नहीं करते, इनके मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल को खींच लाते हैं। कभी भी मर्क्यूरी आपको ग्लास वॉल पर चिपका हुआ नहीं दिखेगा। थर्मामीटर में आपने देखा होगा मर्क्यूरी जब नीचे डाउन होता है तो पूरा एक साथ होता है, वॉल पे चिपका हुआ नहीं दिखेगा, राइट? तो मुझे लगता है जल्दी से डायग्राम बना के नोट कर लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट बच्चों अपन को पढ़ना है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी से पहले मुझे बताना चाहिए कैपिलरी ट्यूब। तो नेक्स्ट, द ट्यूब हैविंग फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। अब फाइन बोर का मतलब हॉलो ट्यूब, मतलब ऐसी ट्यूब जो हॉलो है, अंदर से खोखली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी स्ट्रॉ, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आप लोग स्ट्रॉ यूज करते हैं ना, वही। तो मैंने आपको बोला ए ट्यूब हैविंग फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। व्हाट इज कैपिलरिटी? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। मतलब आप देखें, अभी तो प्रैक्टिकली आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जब आप स्ट्रॉ को इस तरीके से इंसर्ट करते हैं तो
तो आपने प्रैक्टिकली देखा है कि कोल्ड ड्रिंक कुछ हाइट तक ऐसा राइज कर जाती है, ये आपको दिखेगा इसमें। पर मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता सकता हूं जिससे आप कैपिलरिटी को बहुत इजीली समझ लेंगे। मैंने सिंपल बोला, द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। तो आपके दिमाग में सीधे सीधे बात आनी चाहिए, इतने ऊंचे ऊंचे ट्री हैं और आप सोचो कि वो टॉपेस्ट पॉइंट तक जो वाटर पहुंचता होगा वो कैसे पहुंचता होगा? वो थ्रू रूट्स जाता है लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। आप सबको मालूम है कि वाटर को आप छोड़ोगे तो नीचे गिरेगा ना भाई, यहां तो वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है। वो कैसे जा रहा है? बाय कैपिलरी एक्शन, उसी को बोलते हैं कैपिलरिटी। तो जैसे वुड होती है, पेड़ ट्री पोरस है। क्या है? पोरस। जो वुड पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं और उनके बीच में फाइन गैप होता है, एयर गैप। उसकी वजह से क्या बन जाती है? कैपिलरी ट्यूब। और उसकी वजह से लिक्विड कहां तक जाता है? ऊपर हाइट तक जाता है। ऐसे आप देखिए कैंडल जब जलती है तो आपको मालूम है वैक्स कहां पर है? नीचे है। जो दिए आप बोलते हैं उसमें तेल कहां होता है? ऑयल नीचे रहता है। लालटेन जो रहता है उसमें नीचे रहता है। कॉटन रहती है उसके बाद भी जलती रहती है ना। तो वो ऑयल कैसे पहुंचता होगा ऊपर तक? तो कॉटन क्या रहती है एक्चुअल में, उसमें एयर गैप होते हैं जो कैसा बिहेव करते हैं एज ए कैपिलरी ट्यूब, और उसमें क्या होती है? कैपिलरिटी, जिसकी वजह से ऊपर जाते हैं। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिए, यदि मान लीजिए आपके पास रुमाल है या कोई भी कपड़ा है, उसका एक कॉर्नर पकड़ लीजिए और दूसरा जो एंड है उसको नीचे बाल्टी रखिए और बाल्टी में आप पानी में डिप कर दीजिए दूसरे एंड को और पकड़े रहिए। आपको देखने मिलेगा धीरे धीरे वो पानी चढ़ता हुआ नजर आएगा आपको ऊपर, गीला करता हुआ। तो कपड़े जो बनते हैं एक्चुअली में आपको मालूम है थ्रेड्स होती हैं, उसका नेट बनता है। वर्टिकल लाइंस होती हैं और हॉरिजेंटल, बीच में क्या होते हैं? गैप। वो एयर गैप कैसा बिहेव करते हैं? एज ए कैपिलरी ट्यूब, राइट। यदि कहीं पर मान लीजिए रेत पड़ी हुई है सूखी, वहां पर आप उसके नीचे बेस में आप बॉटल से पानी गिरा दीजिए, आपको धीरे धीरे वो पूरी रेत गीली होती हुई दिखाई देगी, चढ़ता हुआ पानी दिखाई देगा ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाते हुआ। वो कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। उसी को हम बोल रहे हैं कैपिलरिटी। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। अब आप असेंडिंग तो समझ गए, डिसेंडिंग भी होता है। मतलब जो मर्क्यूरी है उसमें यदि आप कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो उसमें ऐसा हो जाता है, ये जो फ्री सरफेस था उससे नीचे ये दब जाता है। ऐसा बच्चों सरफेस टेंशन की वजह से होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से होता है। एक्चुअली में यदि मैं इतने पोर्शन को थोड़ा इनलार्ज करूं तो आप देखेंगे ऐसा हो गया ये। तो इस डायरेक्शन में क्या लगता है? सरफेस टेंशन। ये होता है सरफेस टेंशन टी, ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा होता है। टी को रिजॉल्व करोगे तो ये अपवर्ड जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अब यदि ऊपर से देखोगे आप टॉप से, तो ये जो लिक्विड है उसका फ्री सरफेस, ये साइड व्यू है। ये क्या है? साइड व्यू। आपको ऐसा लिक्विड दिख रहा है, लेकिन ऊपर से देखोगे तब तो ऐसा दिखाई देगा। ये जो टी कॉस थीटा कंपोनेंट है ये कहां वर्क करता है? अपवर्ड, ऐसा पूरी सरकमफ्रेंस पे, पूरी सरकमफ्रेंस पे ऐसा वर्क करता है। और टी साइन थीटा हॉरिजेंटल है तो ऐसा वर्क करता है, ऐसा ऐसा, ये पूरी सरकमफ्रेंस पे। तो ये सारे टी साइन थीटा चूंकि हॉरिजेंटल हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। लेकिन सारे टी कॉस थीटा केवल किस तरफ हैं? अपवर्ड। तो इन सारे टी कॉस थीटा की वजह से टोटल फोर्स किस तरफ लगता है? अपवर्ड। टोटल फोर्स आप सबको पता है, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन L।
सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आपको पता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो डेफिनेटली यहां पर टी की जगह कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है, टी कॉस थीटा। तो यहाँ टी कॉस थीटा लिखोगे तो ये जाएगा टी कॉस थीटा इंटू एल इज इक्वल टू एफ। मतलब इस टी कॉस थीटा की वजह से क्या लगता है, फोर्स। ये एल क्या है, ये वाली लेंथ, पूरी लेंथ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। यदि अपन आर बोले रेडियस तो ये जाएगा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू ऑफ एफ। तो इस पूरे टी कॉस थीटा की वजह से अपवर्ड फोर्स लगता है और इसलिए जो लिक्विड है वो कुछ हाइट तक क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, चढ़ जाता है। भाई मैंने ये चेयर है इसके ऊपर फोर्स लगाया ऊपर, चेयर क्या हुई, ऊपर उठ गई ना। इससे ज्यादा मान लीजिए मैं नहीं उठा पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने जितना फोर्स लगाया है वो बैलेंस कर रहा है किसको, वेट को। अब 10 न्यूटन डाउनवर्ड है, 10 न्यूटन अपवर्ड है, नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो डेफिनेटली इस टी कॉस थीटा ने फोर्स लगाया और मान लीजिए यहां इतने हाइट तक वाटर उठ गया। इसका मतलब टी कॉस थीटा के कारण जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड, उसने इतने वेट को उठाया है। तो फोर्स ड्यू टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ऑफ वेट ऑफ लिक्विड। ज्यादा फोर्स लगेगा ज्यादा वेट ऊपर चला जाएगा। तो ये रीजन है एक्चुअली में। इसलिए ये टी कॉस थीटा की वजह से जो फोर्स लगता है अपवर्ड, उसकी वजह से लिक्विड कहां चलता है, ऊपर जाता है। तो आप जरा सोचे, जो ट्री है उसमें वाटर ग्रेविटी के अपोजिट रूट से कहां तक जा रहा है, ऊपर तक। ग्रेविटी की वजह से कोई बॉडी कहां जानी चाहिए, नीचे, लेकिन वाटर कहां जा रहा है, ऊपर। क्यों जा रहा है, बाय कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी की वजह से। तो यदि मैंने जैसे आपसे पूछा व्हाट इज कैपिलरिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, इस कैपिलरिटी के बाद मुझे आप लोग को बताना चाहिए असेंट फॉर्मूला। असेंट फॉर्मूला लिखिए, असेंट ACENT, असेंट फॉर्मूला ASCENT, असेंट फॉर्मूला। इसको कैपिलरी राइज मेथड भी बोलते हैं। डिटर्मिनेशंस ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड बाय कैपिलरी राइज मेथड। मतलब हमको किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन फाइंड करना है कैपिलरी राइज मेथड की हेल्प से। इसी को हम बोलते हैं असेंट फॉर्मूला। क्योंकि जो फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं वो H इज इक्वल टू आने वाला है 2T cos थीटा अपॉन R इंटू डी इंटू जी, ऐसा फॉर्मूला आने वाला है। ये H जो है वो कैपिलरी ट्यूब में हाइट है, इसलिए अपन इसको असेंट फॉर्मूला बोलते हैं, पर इसी को कैपिलरी राइज मेथड भी बोलते हैं। तो यदि एग्जाम में मान लीजिए आपको डिराइव करने के लिए आ जाता है डिराइव असेंट फॉर्मूला, तो भी आपको यही डिराइव करना है। और यदि आता है एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू कैपिलरी राइज मेथड और डिटर्मिनेशंस ऑफ सरफेस टेंशन विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी राइज मेथड, तो भी यही करना है। तो बच्चों इसमें जरा सोच कर देखो, ये हो गया कंटेनर, इसमें ये लिक्विड, और आपने इसमें डाल दिए कैपिलरी ट्यूब, स्ट्रॉ। आप सबको मालूम है कि ये ऐसा लिक्विड इसमें ऊपर हाइट तक जाएगा। अभी मैंने पूरा डिटेल में समझाया क्यों जाएगा, सरफेस टेंशन की वजह से। अब मान लीजिए यहां तक राइज कर गया। अब मैंने आपको बोला यहां पर मान लीजिए बी पॉइंट है, यहां पर मान लीजिए मैंने बोल दिया सी पॉइंट है, यहां पर मैंने बोल दिया डी पॉइंट है, और यहां पर मैंने बोल दिया ई पॉइंट है। सपोज, बल्कि मुझे तो थोड़ा सा उल्टा बोलना चाहिए, मजा नहीं आ रहा मुझे बोलना चाहिए बी, इसको बोलना चाहिए सी, इसको बोलना चाहिए डी, और इसको बोलना चाहिए ई।
थोड़ा अच्छा लगेगा सीक्वेंशियली। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये बी पर प्रेशर और ई पर प्रेशर कैसा होगा, तो आपको मालूम बाय पास्कल्स लॉ इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे बाय, बोलो पास्कल्स लॉ क्या होना चाहिए, पीबी इज इक्वल टू ऑफ पी। कभी भी लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेयर पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। ये एक बात। लेकिन मैंने आपको दिख रहा है ये कॉनकेव सरफेस दिख रहा है, यहाँ सी से प्रेशर और यहाँ पर डी का है, तो डेफिनेटली किसका प्रेशर ज्यादा होगा, सी का प्रेशर ज्यादा होगा। किससे, डी से। कितना ज्यादा होगा, 2T/R। ये ड्रॉप के केस में अपन ने देखा था, जो एक्सेस प्रेशर होता है वो किस साइड से होता है, कॉनकेव साइड से। कितना होता है, 2T/R। तो यदि मैं बोलूंगा PC, तो आपको क्लियर दिख रहा है PC इट इज ग्रेटर देन PD, और इसलिए PC माइनस PD इज इक्वल टू कितना होगा, 2T/R, है ना। तो यदि मैंने ये बात कर दी है तो फिर आपको क्लियर हो गया यहां पर कि PC माइनस 2T/R इज इक्वल टू PD। ये PD की वैल्यू कितनी होगी भाई, PC ग्रेटर होगा PD से, कितना ज्यादा ग्रेटर होगा, 2T/R। ये भी अपने डिराइव किया था ना, PC माइनस PD इज इक्वल टू 2T/R, मतलब PC माइनस 2T/R इज इक्वल टू PD। अब D पर तो ठीक है, प्रेशर पता चल गया आपको। E पर प्रेशर कितना होगा, तो आप जानते हैं PE इज इक्वल टू, E पॉइंट पर प्रेशर कितना होना चाहिए, PD, D पॉइंट पर प्रेशर प्लस H इंटू D इंटू G। प्रेशर डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर, बैरोमीटर में भी देखा अपन ने, H इंटू D इंटू G। तो E पर प्रेशर कितना होगा, D पर प्रेशर प्लस H इंटू D इंटू G। तो इस तरीके से हमने P की वैल्यू निकाली है। अब यदि हम यहां पर इस वैल्यू को यदि यहां पर देखें 1 से, बाय इसको मान लीजिए 2 बोल देता हूं, तो बाय 1 and 2 क्या बोलोगे, PB इज इक्वल टू, P की जगह क्या बोलोगे, PD प्लस H इंटू D इंटू G। क्यों भाई, अच्छा एक और बात है, PB और PC भी इक्वल होंगे। एक और बात है, यहां पर मैंने जब आपको ये समझाया है तो PB और PC भी, क्योंकि यहां पर PB क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और PC क्या है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओपन है ना। तो PB और PC भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर जैसे PB इज इक्वल टू PE बताया मैंने, ये पूरा अपन ने ड्राइव किया है। लेकिन अब अपन को ये भी पता है, या चलिए यहां पर वैल्यू तो रख ही दी है मैंने, अब यहां पर कर देते बाय 1 and 2, बाय 1 ये और 2, PB इज इक्वल टू क्या आ गया, PD प्लस H इंटू D इंटू G। अब PD की वैल्यू रख दी, PD की वैल्यू रखी है तो क्या आएगा, PC माइनस 2T/R प्लस H इंटू D इंटू G, ये आ गया। यहां से मैंने वैल्यू रखी है, ये PC की वैल्यू, इसमें इसको मान लीजिए मैं 2 बोल देता, इसको 3 बोल देता, यहां पर बाय 1 and 3 था, ये 1 and 3, और यहां पर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है मैंने कहां से की है, बाय 2, PD की वैल्यू। अब आपको पता है PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू व्हाट, PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब है कि यहां भी अपन लिख सकते हैं PA
यहाँ भी लिख सकते हैं पी ए माइनस 2t/r प्लस h इंटू डी इंटू जी। तो पी ए कैंसिल, तो हमको फॉर्मूला मिल गया है माइनस एच इंटू डी इंटू जी इज इक्वल टू माइनस 2t/r। माइनस माइनस कैंसिल, h इज इक्वल टू 2t अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r इंटू डी इंटू जी। राइट, व्हाट इज r? रेडियस ऑफ दिस, ये जो आपको दिख रहा है ना मेनिस्कस, इसका रेडियस, यदि इसको मैं यहां पर साइड में ड्रॉ करूं तो ऐसा आएगा, ये ऐसा, ये सेंटर है, ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। और ये क्या है बच्चों कैपिटल आर, रेडियस ऑफ फ्री सरफेस। हमको मालूम है ये क्या है थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जब ये एंगल थीटा है और यहां पर हम यदि इसका ट्रायंगल बनाएं तो यदि ये एंगल थीटा है तो कौन सा एंगल थीटा आएगा? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये एंगल क्या हो गया थीटा, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो इसकी परपेंडिकुलर क्या हो गई ये, और इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी रेडियस, ये ऐसा। देखो मैंने कई बार प्रूव करके आपको बताया, कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल, ये वर्टिकल लाइन और टेंजेंट, इनके बीच का एंगल थीटा है तो इनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी क्या होगा थीटा। तो वर्टिकल की परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हो गई और टेंजेंट की परपेंडिकुलर क्या हो गई रेडियस हो गई। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये भी क्या होगा थीटा। जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आएगी, थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा होगा, बड़ा करके देख लेना भाई तुम लोग। ये देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। अब जब ये थीटा मैं आपको बता रहा हूं, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, और यह रेडियस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता तो ये एंगल कितना होगा 90। तो इसका मतलब यहां पर कॉस थीटा क्या होगा, एंगल के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट क्या होती है हाइपोटेनियस, बचा हुआ क्या होता है बेस। तो यहां पर यदि मैं कॉस थीटा पूछूंगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे बेस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। क्यों भाई, एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, 90 की अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, और बचाव क्या होता है बेस। तो यहां पर कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो इसका मतलब है यहां पर कैपिटल आर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर। नहीं बच्चों मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है, यहां पर कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे, कि एक्चुअल में स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा आना चाहिए कैपिटल आर की वैल्यू, मुझसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। यहां पर फिर से बनाते हैं अपन, ये लिक्विड हो गया, ये फ्री सरफेस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये सरफेस टेंशन ऐसा है टी, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये है स्मॉल आर, और डेफिनेटली यहां से हम यदि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल यदि थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर ये दिख रहा है मुझे, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर ये दिख रहा है, तो ये एंगल क्या होगा थीटा होगा, ये स्मॉल आर है। रेडियस ये कैपिटल आर, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, इसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो रही थी बच्चों,
ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस अपन ज्यादा ले रहे थे एक्चुअली में कम होगा, ये सी डी बाकी सब कुछ सेम है। तो यदि अपन यहाँ साइड में जब डायग्राम बनाते हैं तो ये एक्चुअली में इसका इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर यहाँ आएगा और ये हो जाएगा एक्चुअली में कैपिटल आर, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब और टेंजेंट है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब इस वर्टिकल की परपेंडिकुलर ये दिख रही है और टेंजेंट की परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। अब थीटा की अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, ये 90 है, इसके अपोजिट कैपिटल आर और बचा हुआ जाएगा बेस। तो अब यहां पर कॉस थीटा एक्चुअली में क्या होना चाहिए, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये मिस्टेक हो रही थी। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। इसका मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो h इज इक्वल टू 2t अपॉन कैपिटल आर की जगह जाएगा स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा और यहां पर जाएगा d इंटू ऑफ जी। तो h इज इक्वल टू कॉस थीटा न्यूमरेटर में जाएगा 2t कॉस थीटा अपॉन r इंटू डी इंटू ऑफ जी। यहां पर समझने वाली बात यह है कैपिटल आर एक्चुअली में क्या है, रेडियस ऑफ फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस का रेडियस, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, इसका क्या, तो मेजर कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग H जो है कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा वो फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा।